बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। रानी पद्मिनी कुछ देर के लिए साकित खड़ी रही, फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहने लगी, मैं महामंत्री की खिदमत से इनकार नहीं करती, मगर राजदूत की हिमायत मेरी अकल से बालातर है। इससे पहले कि विक्रम सिंह कोई जवाब देता, रतन सिंह दरमियान में बोल उठा, महारानी, तुम रियासत के इंतहाई वफादार शख्स पर इल्जाम तराशी कर रही हो। इनका लिए आमिर आफरीदी से कोई रिश्ता नहीं, मगर सियासत में एक राजदूत की अहमियत होती है, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी जैसे शेर का सफीर। उसे किसी तौर भी कत्ल नहीं किया जा सकता। आफरीदी के साथ अब तक जो कुछ होता रहा वो सियासी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। तुमने राजदूत के जिस्म को तशद्दुद का निशाना बनाया और तोहजी पेश की कि वो तुम्हारी शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था। हालांकि उसने शदीद मजबूरी की हालत में तुम्हारे इसरार पर सुल्तान का खत सरे दरबार पढ़ा। यह उसका जाती जुर्म नहीं था, फिर भी तुमने उसे सजा दी। अब चाहती हो कि राजदूत का सर काटकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाए। हम तुम्हारी खातिर यह भी गवारा कर लेते, मगर आफरीदी का सर अलाउद्दीन खिलजी का सर है, और वो सरे पुरगरूर अभी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अगर देवताओं का करम इसी तरह जारी रहा तो एक दिन हम तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील भी कर देंगे। राजा रतन सिंह पद्मिनी की फितरी कमजोरियों से वाकिफ था। वो खुशामद पसंद थी, इसलिए रतन सिंह ने भी अपने लहजे को कई पर्दों में छुपा लिया था। राजपूत सम्राट गरूर हुस्न की देवी को भी राम करना चाहता था, और महामंत्री विक्रम सिंह को भी उसके खोल में वापस लाना चाहता था। रानी पद्मिनी ने बहुत गौर से शोहर का एक एक लफ्ज सुना और फिर निहायत संजीदा लहजे में राजा रतन सिंह से मुखातिब हुई, क्या राजदूत की जिंदगी हमें उसकी सफाकियों से बचा सकती है? पद्मिनी ने सवाल किया और फिर किसी ताखीर के बगैर खुद ही जवाब देने लगी, उस बदनीयत और हवसकार इंसान को किसी तरह भी अखलाक और तहजीब का सबक नहीं सिखाया जा सकता। आपके और महामंत्री के बकौल अगर सुल्तान एक दरिंदा है तो उसके लिए दोनों हालतें यकसा हैं, राजदूत जिंदा रहे या कत्ल कर दिया जाए। महारानी, आपकी ये सोच ज्यादा हकीकत पसंदाना नहीं है, रतन सिंह ने नरम लहजे में अपनी खुदसर बीवी को समझाते हुए कहा। सियासत में कोई चाल आखिरी चाल नहीं होती। मफरूजात पर यकीन कर लेना दानिशमंदों का तरीका नहीं। इंसानों से ज्यादा दरिंदों को अपनी अना अजीज होती है। अगर राजदूत को कत्ल कर दिया गया तो सुल्तान के इरादे कुछ और जनूखेज हो जाएंगे। महामंत्री को चित्तौड़ के मुस्तकबिल के बारे में सोचने दो। अभी तो आकाश पर घटा उठी है, बरसी नहीं है। अभी खून रंग बारिश के रेलों से बचा जा सकता है। विक्रम सिंह यकीनन आफतों के सैलाब के मुकाबिल कोई मजबूत बंद बांधने की कोशिश में मसरूफ होंगे, और तुम इन्हें इनके ओहदे से बरतरफ कर देना चाहती हो। राजा रतन सिंह नशे में होने के बावजूद बड़े होश की बातें कर रहा था। रानी पद्मिनी शर्मसार सी नजर आने लगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपने मोहतरम चचा की शान में नामुनासिब अल्फाज अदा किए, मगर कौन जाने कि मैं किस आग में जल रही हूँ। ये कहते कहते पद्मिनी की आंखों में आंसू छलकने लगे। विक्रम सिंह अपने भाई की निशानी को मगमूम देखकर खुद भी अफसरदा हो गया। महारानी, मुझे खूब अंदाजा है कि एक हरफे गरम सुनकर कोई गैरतमंद औरत किस तरह सुलग उठती है, लेकिन गर्दिश वक्त को क्या कहूं जिसने मेरे और आपके रास्ते जुदा कर दिए हैं। रानी पद्मिनी ने कुछ अजीब सी निगाहों से विक्रम सिंह की तरफ देखा और खड़ी हो गई। मैं अपनी बदकलामी के लिए माफी की ख्वास्तगार हूं। आप इस्तीफा ना दें, मगर सुल्तान से मेरी बेआबरूई का इंतकाम जरूर लें। एक बुजुर्ग की हैसियत से आप पर यह इंतकाम कर्ज है। अगर अलाउद्दीन खिलजी तक आपके हाथ ना पहुंच सके तो फिर उसके सफीर को मेरे हवाले कर दीजिएगा। यह कहकर रानी पद्मिनी इस तरह कमरे से निकल गई जैसे शोलों के जखीरे से कोई चिंगारी जुदा हुई हो, कुछ देर फिजा में लहराई हो और फिर अचानक बुझ गई हो। विक्रम सिंह हैरत से रानी पद्मिनी को जाते हुए देखता रहा। न तुम बदले, न दिल बदला, न दिल की आरज़ू बदली, मैं कैसे एतबारे इंकलाबे आसमां कर लूं। क्या सोच रहे हो विक्रम सिंह? महामंत्री को अपने ख्यालात में गर्क पाकर राजा रतन सिंह ने उसे आवाज दी। अब तो तुम्हें अपनी भतीजी से कोई शिकायत नहीं है। शायद सम्राट ने महारानी के लहजे पर गौर नहीं किया। वही जिद है, वही सरकशी है। मैं इन हालात में यकसोई से काम नहीं कर सकता। विक्रम सिंह बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहा था। आपके हक में यही बेहतर है कि मुझे सबकदोश कर दिया जाए। नहीं विक्रम सिंह, हम अपने दिमाग को खोना नहीं चाहते। राजा रतन सिंह बदहवास नजर आने लगा। तो फिर कुछ दिन के लिए अपने दिल को खो दीजिए। विक्रम सिंह ने बरजस्ता जवाब दिया। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। राजा रतन सिंह ने चौंक कर कहा,
जब तक अलाउद्दीन खिलजी के इरादे अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर लेते उस वक्त तक रानी पद्मनी और महाराज रामदेव को सियासत से दूर रखिए। विक्रम सिंह ने बड़ी बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। खसूसन रामदेव को उसके तबाहशुदा आश्रम में महसूर कर दीजिए। उसका रानी पद्मनी से मिलना आपके इक़्तिदार के लिए इंतहाई खतरनाक है। हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। राजा रतन सिंह ने कुछ देर की कशमकश के बाद हथियार डाल दिए। सम्राट की दूर अंदेशी को सलाम। देवता चित्तौड़ की निगहबानी करे। विक्रम सिंह ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुला हुआ झूठ बोला और रुखसत की इजाजत तलब की। राजदूत का क्या हाल है? राजा रतन सिंह ने सुकून का सांस लेते हुए पूछा। मैं उसे बेहोश छोड़कर आया था। राजवेद उसकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उन्हें आफरीदी की सेहत के बारे में शक है। विक्रम सिंह का लहजा गैर इरादी तौर पर बुझा बुझा सा था। क्या हम उसे एक नजर देख सकते हैं? राजा रतन सिंह ने घबरा कर पूछा। आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, विक्रम सिंह ने बेझिझक होकर कहा। आप चित्तौड़ की सरहदों को मजबूत करें। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी की फौजें दिल्ली से कूच कर चुकी होंगी या वो चित्तौड़ पर लश्कर कशी के लिए अपनी सफ़े तरतीब दे रहा होगा। यह कहकर विक्रम सिंह राजपूत सम्राट की खलवत खास से निकल आया। वो बहुत जल्दी में था। उसने पलटकर यह भी नहीं देखा कि सुल्तान के इम्कानी हमले का जिक्र सुनकर रतन सिंह के चेहरे पर किस किस्म के तासुरात उभर आए थे। फिर जब वो तकरीबन भागता हुआ अपने मखसूस तहखाने में पहुंचा तो एक अलम अंगेज खबर उसकी मुंतजिर थी। राजवेद की अनथक कोशिशों से अली आमिर आफरीदी को होश आ चुका था, मगर उसकी बेनाई जायल हो चुकी थी। तुम्हें यकीन है कि राजदूत की आंखें हमेशा के लिए बुझ गई? आहनी आसाब रखने वाले विक्रम सिंह की आवाज लरस रही थी। मेरा आयुर्वेदिक ज्ञान तो यही कहता है कि अब राजदूत इस दिलकश दुनिया के किसी मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख सकेगा। राजवेद का लहजा सपाट था। उसे एक खूबसूरत नौजवान के आलम शबाब में अंधा हो जाने का कोई दुख नहीं था। विक्रम सिंह अंदर ही अंदर सुलग उठा। उसने चाहा कि वो राजवेद से इस बेहिसी का हिसाब तलब करे, मगर वक्त बहुत नाजुक था। विक्रम सिंह ने बामुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया और चंद्र सिंह को मुखातिब करके बोला, तुम राजवेद को कमरे में ले जाओ और उनके खाने का इंतजाम करो, जब तक मैं आफरीदी की निगहदाश्त कर रहा हूँ। चंद्र सिंह राजवेद को दूसरे कमरे में ले गया, जहां संगे मरमर के फर्श पर लजीज खाने रखे हुए थे। राजवेद ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और फिर अपने शिकम की आग बुझाने लगा। इस दौरान विक्रम सिंह आफरीदी के चेहरे पर झुका हुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता लहजे में उसे पुकार रहा था। आंखें खोलो मेरे बेटे। महामंत्री के कई बार आवाज देने के बाद अली आमिर आफरीदी की पलकों को जुम्बिश हुई। शाही सफीर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। बज़ाहिर उसकी आंखों पर किसी चोट का निशान नुमाया नहीं था। विक्रम सिंह को राजवेद के बयान पर शक होने लगा। महामंत्री ने बेकरार होकर अली आमिर को मुखातिब किया। आफरीदी, तुमने मुझे पहचाना? विक्रम सिंह की आवाज पर अली आमिर ने अपनी पुतलियों को दोनों तरफ हरकत दी। फिर उसने यही अमल कई बार दोहराया। विक्रम सिंह कांप उठा। राजवेद का बयान दुरुस्त था, मगर महामंत्री को उस अलमनाक हादसे का यकीन नहीं आ रहा था। जवाब दो बेटे, तुमने मुझे पहचाना? मैं अंधेरे में किसी को नहीं पहचान सकता। रोशनी करो। तुम लोगों ने चिराग क्यों बुझा दिए? आफरीदी रुक रुक कर बोल रहा था। आवाज इस कदर मध्यम थी कि विक्रम सिंह बड़ी दुश्वारी के साथ उसका जवाब सुन सका। महामंत्री कुछ देर तक मुंतजिर रहा कि आफरीदी मजीद गुफ्तगू करे, मगर शाही सफीर ने आंखें बंद कर ली थी। विक्रम सिंह का दिल रोने लगा। आफरीदी के पूरे जिस्म पर सफेद पट्टियां लिपटी हुई थी। सिर्फ आंख, नाक और होंठ खुले हुए थे। ऐसा महसूस होता था जैसे जीते जी किसी इंसान को कफन पहना दिया गया हो। विक्रम सिंह बेकरारी के आलम में आफरीदी के बिस्तर के गिर्द टहलता रहा। कभी उसकी नजरें फानूसों और कुमकुमों पर ठहर जाती और कभी वो आफरीदी की दिलकश आंखों के चिरागों को देखने लगता जो राजवेद के बकौल बुझ चुके थे। फिर राजवेद खाने से फारिग होकर आया तो विक्रम सिंह ने बेइख्तियार ये सवाल कर दिया, क्या ये आर्जी अंधेरा है जिससे हम दुआओं के मुसलसल इस्तेमाल से जायल कर सकते हैं? विक्रम सिंह को पूरा यकीन था कि राजवेद हकीकत बयानी नहीं करेगा, बल्कि उसकी खातिर झूठी तसल्लियों से काम लेगा। मगर महामंत्री की यह क्या साराई गलत साबित हुई। राजवेद ने उसी बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए कहा, महामंत्री, अगर आप कहें तो मैं राजदूत की मुकम्मल सेहत का ऐलान कर दूं, वरना सच तो यह है कि रोशनी का खेल खत्म हो चुका। अगर मुझ जैसा वेद राजदूत की आंखों के उजाले वापस नहीं ला सकता तो कम से कम हिंदुस्तान में कोई वेद मौजूद नहीं है जो इसे इस महरूमी से निजात दिला सके। विक्रम सिंह ने सर को जुम्बिश दी, मगर जबान से कुछ नहीं कहा। फिर उसने चंद्र सिंह को अलग ले जाकर कहा, यहाँ दूसरे सिपाही मुतय्यन कर दो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। चंद्र सिंह ने एहतरामन सर झुका दिया, फिर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल आया।
आफरीदी को जिस कमरे में जेर इलाज रखा गया था उस कमरे के बाहर 25 माहिर तैग जनों का एक चाको चौबंद दस्ता मौजूद था। चंद्र सिंह उनमें से 2 सिपाहियों को लेकर अंदर आ गया। फिर राजवेद को हिदायत देते हुए कहने लगा, ये आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। राजवेद ने अजीब सी नजरों से पहले चंद्र सिंह को और फिर महामंत्री को देखा। मैं कब तक अपने घर जा सकूंगा? मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि तुम्हारी वापसी राजदूत की मुकम्मल सेहत से मशरूत है। विक्रम सिंह की आवाज तहक्कुम आमेज थी। वैसे तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? कुछ नहीं महामंत्री, कुछ भी नहीं। राजवेद अचानक सरासेमगी का शिकार नजर आने लगा था। वैसे भी किसी वेद की बेहतरीन तपस्या यही है कि उसका मरीज सेहतयाब हो जाए, विक्रम सिंह ने तेज लहजे में कहा और तहखाने के पेचीदा निजाम के सहारे बालाई मंजिल पर आ गया। वहां भी 25 शमशीर जनों का एक दस्ता मुतय्यन था। उन सिपाहियों ने विक्रम सिंह को देखते ही गर्दनें झुका दी। मेरे वफादार नौजवानों, सब कुछ ठीक है ना? विक्रम सिंह ने सिपाहियों के करीब आते हुए पूछा। हाँ सम्राट, आपका हर जानिसार अपनी जगह सरबकफ खड़ा है। यहाँ खुद यमराज भी हमारी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। जोश जज्बात में विक्रम सिंह के सिपाही इंतहाई मुबालगे से काम ले रहे थे। नहीं, यह गरूर और यह खुद एतमादी भी अच्छी नहीं। बस जागते रहो, मैं तुम्हारे जज्बों का मोतरिफ हूँ, विक्रम सिंह ने अपने हिफाजती दस्ते की तारीफ करते हुए कहा। फिर वो इसी तरह अपने मुख्तलिफ दस्तों का जायजा लेता हुआ चंद्र सिंह के हमरा अपने महल के बालाई हिस्से में पहुंच गया। चंद्र सिंह उसके इंतहाई वफादार मुलाजिम रणबीर सिंह का लड़का था। बज़ाहिर वो मुलाजिम था, मगर दरअसल विक्रम सिंह के खानदान ही का एक फर्द था। चंद्र सिंह के साथ आज तक मुलाजिमों जैसा सलूक नहीं किया गया था। हकीकत में खानदानी वफादारियों का एक तवील सिलसिला था। तकरीबन 200 साल पहले चंद्र सिंह के मोरस आला को विक्रम सिंह के परदादा वीर सिंह ने अपने मुहाफिज खास के तौर पर मुलाजिम रखा था। फिर इस खानदान के आने वाले हर वारिस ने अपनी वफादारी का सबूत कुछ इस तरह पेश किया कि रणबीर सिंह का खानदान भी विक्रम सिंह के खानदान का एक लाजमी हिस्सा बन गया। चंद्र सिंह उन्हीं बहादुर और जानिसार राजपूतों की औलाद था। इस कुर्बत के बावजूद चंद्र सिंह को तहखाने का राज मालूम नहीं था। कई खास मौके पर चंद्र सिंह महामंत्री के हमरा इस तहखाने में आया, मगर उसे अभी तक पता न चल सका था कि यह तहखाना एक हैरत अंगेज तलिस्म के जरिए बनाया गया है। वो तो बस हैरत ज़दा नजरों से दीवारों में शिगाफ होते देखता था। उसके बाद नजरों के सामने कुशादा और आरास्ता कमरे उभर आते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो तहखाने से निकलकर 7वीं मंजिल पर आया था और राहदारी में बाएं जानिब मुड़कर एक दिलकश नक्शो निगार वाली दीवार के सामने खड़ा हो गया था। फिर अचानक दीवार में शिगाफ पैदा हो गया था। वो सीढ़ियां चढ़कर 6ठी मंजिल पर पहुंच गया था। चंद्र सिंह इस तलिस्म कदे का राज जानने के लिए बेचैन रहता था, मगर उसने अपने आका विक्रम सिंह के सामने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। महल में पहुंचते ही विक्रम सिंह ने उसे मखसूस कमरे में तलब किया जहां निर्मला कुमारी भी मौजूद थी। निर्मला ने बाप को देखते ही इंतहाई जज्बाती लहजे में आफरीदी के मुतालिक पूछा और फिर विक्रम सिंह ने शाही सफीर की वही अलमनाक हालत बयान कर दी थी जिसे कुछ देर पहले उसने अपनी आंखों से देखा था। निर्मला उदास हो गई, मगर चंद्र सिंह की मौजूदगी में अपने जज्बों का इजहार ना कर सकी। कमरे की फिजाओं पर कुछ देर तक उदासी तारी रही। फिर विक्रम सिंह ने चंद्र सिंह को मुखातिब करते हुए कहा, पहले मैंने राजवेद के बयान पर शक किया था, मगर बाद में मेरे कहने से आफरीदी ने आंखें खोली थी और ये दर्दनाक हकीकत सामने आई थी कि वो बिनाई से महरूम हो चुका है। मैं जानता हूं कि इस बहिमाना तशद्दुद के बाद आफरीदी का जिंदा रहना भी एक मौजज़ा है। आंखों से महरूम हो जाना मेरे नज़दीक कोई ताज्जुब की बात नहीं। फिर भी मैं राजवेद के तरीका इलाज से मुतमईन नहीं हूं। तो फिर क्या हमें कोई दूसरा तबीब तलाश करना होगा? चंद्र सिंह ने चौंक कर पूछा। शायद, मगर अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, विक्रम सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें इसी वक्त कोहे आबू चला जाना चाहिए। विक्रम सिंह ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसका मफहूम समझने से निर्मला कुमारी और चंद्र सिंह दोनों आजिज थे। कोहे आबू? चंद्र सिंह और निर्मला कुमारी ने बैक वक्त चौंकते हुए कहा था। रात के अंधेरे में, अब अंधेरा हो या मौत का तूफान, तुम्हें कोहे आबू तो जाना ही है, विक्रम सिंह ने पुरजोर लहजे में कहा। बिमल शाह के मंदिर में माई भानुमती के पास। यह काम बहुत राजदारी का था और असूली तौर पर मुझे खुद ही वहां जाना चाहिए था, मगर मैं मजबूर हूं। राजमहल की फिजा इस कदर मखदूश है कि वहां रहने वाले हर शख्स पर रतन सिंह के जासूस का गुमान होता है। अगर मैंने कोहे आबू के रास्ते पर चंद कदम भी आगे बढ़ाए तो मुझे यकीन है कि राजपूत सम्राट मेरी रवानगी से बाखबर हो जाएंगे और इस फिजा में माई भानुमती से मिलना मेरे हक में मुफीद नहीं होगा। माई रानी पद्मनी और रतन सिंह दोनों की इस कदर मातूब है कि अगर उनका बस चले तो इस महान औरत को जिंदा जला डालें। इस सूरत में मेरा वहां जाना बेशुमार शकूक व शुबहात पैदा कर सकता है। आप हुक्म दीजिए, मैं वहां जाऊंगा।
चंद्र सिंह जोश जज्बात में खड़ा हो गया और दूसरे ही लम्हे उसका हाथ शमशीर के कब्जे पर पहुंच गया। अगर रास्ते में तुम्हारा ताकुब किया जाए तो खामखा किसी से उलझने की कोशिश ना करना। साफ साफ कह देना कि तुम इस वक्त एक मखसूस पूजा के लिए बिमल शाह के मंदिर जा रहे हो। चंद्र सिंह ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी। माई भानुमति तुम्हें नहीं जानती, विक्रम सिंह ने आखिरी हिदायत देते हुए कहा। तुम वहां पहुंचकर कहोगे कि तुम्हें उनके दास विक्रम सिंह ने भेजा है। फिर जब वो तुम्हें तन्हाई में तलब कर ले तो फिर कह देना कि रानी पद्मनी के तशद्दुद के सबब राजदूत अपनी बेनाई खो चुका है। राजवेद हर किस्म की दवा आजमा रहा है, मगर उसके दावे के मुताबिक अफरीदी दोबारा किसी चीज को नहीं देख सकेगा। ऐसी संगीन फिजा में हमें आपकी दुआओं और मशवरों की सख्त जरूरत है। इस गुजारिश के बाद माई भानुमति जो कुछ कहे उसे हर्फ ब हर्फ जहन नशीन कर लेना। जाओ, जल्दी करो। चंद्र सिंह गहरी स्याह रात में महामंत्री के महल से निकला और कोहे आबू की तरफ रवाना हो गया। चंद्र सिंह के जाने के बाद विक्रम सिंह अपनी बेटी निर्मला कुमारी से मुखातिब हुआ। मैंने चंद्र सिंह को माई भानुमति के पास इसलिए भेजा है कि वो मेरी रहनुमाई कर सके। मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। राजवेद एक जरपरस्त तबीब है। उसका फन राजा रतन सिंह ने चंद सिक्कों के एवज खरीद लिया है। वो शबो रोज उन दवाओं की तलाश में रहता है जो राजा रतन सिंह और रामदेव को मसनूई जवानी फराहम कर सके, या फिर रानी पद्मनी का ये हुस्न ताबनाक बरकरार रह सके। बेशक वो अपने हुनर में यकताए रोजगार है। राजवेद ने बहुत मुताला किया है, अपनी जहानत से बड़े कामयाब तजर्बे किए हैं, मगर दौलत की हद से बड़ी हुई भूख ने उसे पेट का कुत्ता बना दिया है। उसे यह इल्म इसलिए बख्शा गया था कि वो खुदा के बंदों को अजियतनाक बीमारियों से निजात दिलाए, मगर राजवेद का यह हाल है कि बीमार लोग उसके मकान के सामने सिसकते तड़पते रहते हैं और वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बेटी, मुझे तुमसे ये कहते हुए शर्म आती है कि राजवेद की गफलत ने कैसे कैसे जहीन लोग बेमौत मार दिए। इसे हम वक्त सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि राजपूत सम्राट रतन सिंह और शोभदाबाज रामदेव आबे हयात पीकर कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी हासिल कर ले और रानी पद्मनी की दिलकशी आज जिस मकाम पर है वही ठहर जाए। तुम्हें खबर नहीं कि कई सरकारी कारिंदे दूर दराज के जंगलात में दिन रात कीमती जड़ी बूटियों की जुस्तजू करते रहते हैं और राजवेद उन्हें मुरक्कबात में तब्दील करके मुसलसल नए तजर्बात करता रहता है। ये तजर्बात चित्तौड़ के सिर्फ 3 इंसानों के लिए वक्फ हैं, राजा रतन सिंह, रामदेव और रानी पद्मनी। विक्रम सिंह का लहजा जहर से भी ज्यादा तल्ख था। वो रतन सिंह और रामदेव का खास आदमी है और चित्तौड़ के दोनों बुत नहीं चाहेंगे कि आफरीदी जैसा इंसान जिंदा रहे। अगर शाही सफीर को जिंदगी मिल भी गई तो रतन सिंह, रानी पद्मनी और रामदेव ये पसंद नहीं करेंगे कि आफरीदी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाए। यही वजह है कि मैंने उसे तहखाने में कैद कर रखा है। मुमकिन है कि आफरीदी का वक्त पूरा हो जाए, मगर मैं उसके साथ ही ये बात भी तय कर चुका हूं कि राजवेद को दोबारा खुली फिजा में वापस जाने नहीं दूंगा। उसकी लाश भी इसी तहखाने में सड़ जाएगी और अहले चित्तौड़ को यह पता भी नहीं चल सकेगा कि उनका माया नाज तबीब कहाँ गुम हो गया। माई भानुमति, क्या वो भी तबीब है? निर्मला हैरान थी। सरजमीन चित्तौड़ पर बसने वाली सबसे बड़ी तबीब। विक्रम सिंह के चेहरे पर रंग अकीदत पूरी ताबनाकी के साथ झलकने लगा था। वो रूह की भी तबीब है और जिस्म की भी। दीवार के पार देखने वाली उन आंखों पर रोशन हो जाएगा कि राजवेद झूठ बोल रहा है या आफरीदी की आंखें बेनूर हो जाने की तल्ख सच्चाई हमारा मुकद्दर बन गई है। माई भानुमति ने मेरे सामने तो यही कहा था कि हालात कुछ भी हों, मगर कोई शख्स राजदूत पर गलबा हासिल नहीं कर सकेगा। मैं देखना चाहता हूं कि जुल्म के अंधेरे जीत गए या रोशनी ने फतह हासिल कर ली। क्या आपको चंद्र सिंह पर मुकम्मल एतमाद है? निर्मला कुमारी ने एक और सवाल कर दिया था जो उन मशकूक फिजाओं में बड़ी अहमियत का हामिल था। तुम चंद्र सिंह के बारे में सिर्फ इतना जानती हो कि वह हमारा खानदानी मुलाजिम है, लेकिन आज मैं तुम्हें उसके बुजुर्गों का एक अजीब वाकया सुनाता हूँ। चंद्र सिंह नस्लन राजपूत है। उसके दादा भीम सिंह मेरे दादा के मुलाजिम थे, मगर ऐसे मुलाजिम के उनका इज्जत और एहतराम हमारे अहले खानदान से किसी तरह भी कम नहीं था। जब भीम सिंह दुनिया से रुखसत होने लगे तो उन्होंने मेरे दादा के सामने एक इंकशाफ किया जिस पर आज की दुनिया एतबार नहीं कर सकती। भीम सिंह ने बताया कि उनके पास मेरे खानदान का एक बहुत बड़ा खजाना बतौर इमानत महफूज है। वो खजाना नस्ल दर नस्ल भीम सिंह के खानदान की तहवील में चला आ रहा था। मेरे बुजुर्गों ने भीम सिंह के बुजुर्गों को हिदायत की थी कि इस खजाने को उस वक्त जाहिर किया जाए जब हमारा खानदान किसी खौफनाक माली मुश्किल से दो चार हो जाए। ये हमारे बुजुर्गों की सोच थी कि आड़े वक्त में दौलत का इतना बड़ा जखीरा हमारे काम आ जाए और हम गुर्बत व इफलास का शिकार होने से महफूज रहे। इस राज को मेरे दादा और चंद्र सिंह के दादा के सिवा कोई तीसरा शख्स नहीं जानता था। फिर मेरे दादा का इंतकाल हो गया। अब उस खजाने का मुदई दुनिया में मौजूद नहीं रहा था। अगर चंद्र सिंह के दादा चाहते तो सीमो जर के उस अनबार को इस तरह गसब कर सकते थे कि उनके दामन पर खयानत की छेंट तक न आती।
फिर जब चंदर सिंह के दादा दुनिया से रुखसत होने लगे तो उन्होंने मेरे पिताजी को बिस्तरे मर्ग पर बुलाया और रोते हुए कहा, अब मैं अपनी आखिरी सांस ले रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में इतनी भी उम्मीद नहीं कि कल का सूरज देख सकूं। इसलिए चाहता हूं कि अपने दिलो दिमाग से इमानत का वो बोझ उतार दूं जिसने मुझे थका कर रख दिया है। उसके बाद चंदर सिंह के दादा ने मेरे पिताजी के सामने वो खुफिया खजाना जाहिर कर दिया और हाथ जोड़ते हुए कहा, नाथ, अब मैं समझता हूं कि मेरे आने वाली नस्ल इस इमानत का बोझ नहीं उठा सकेगी, इसलिए मुझे तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया जाए। ये कहते ही चंदर सिंह के दादा की रूह परवास कर गई। चंदर सिंह उन्हीं इमानतदारों की औलाद है। विक्रम सिंह ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, अब अगर वो भी बिक गया तो समझ लो कि विक्रम सिंह भी वक्त की नीलामगाह में फरोख्त हो सकता है। मैं इन हालात से बेखबर थी, इसलिए चंदर सिंह पर शक करना कुछ ज्यादा गैर फितरी नहीं था। निर्मला कुमारी ने माजरत के अंदाज में कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैंने ही तुम्हें बेखबर रखा। विक्रम सिंह बहुत तेज लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। अब वक्त आ गया है कि मैं इस बेखबरी को खत्म कर दूं और जिंदगी के बाज गोशों पर पड़े हुए दबीज पर्दे हटा दूं। लोग अपनी खानदानी विरासत को बरकरार रखने के लिए लड़के की तमन्ना करते हैं। मैंने भी बहुत दिन अपने सीने में इस आरजू को परवान चढ़ाया, मगर आसमानों पर मेरे लिए यही तहरीर किया गया था कि मैं बेटे से महरूम रहूं। कुछ दिन तक मैं आसमानी फैसलों को जुटलाने के लिए मुकद्दर के खिलाफ जंग करता रहा, मगर तुम्हारी माँ की मौत के बाद यह आरजू दम तोड़ गई। मैं उस वक्त जवान था। लोगों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। दरबारी नजूमियों ने पेशगोइयां भी की कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो मुझे खानदान का वारिस मिल जाएगा। आखिर इंसान था, एहसास महरूमी ने यहां तक मजबूर किया कि मैं दूसरी शादी करने पर आमादा हो गया। मगर जब शादी से पहले मैंने सन्यासी आनंद पाल से मुलाकात की तो उस महापुरुष ने नजूमियों की सारी पेशगोइयों को जुटलाते हुए कहा, विक्रम सिंह, तुम्हें बेटा यकीनन मिलेगा, मगर शादी के बाद नहीं। तुम्हारे खानदान का वारिस किसी और ही शक्ल में आएगा। शायद तुम उसे पहचान भी ना सको। मेरा ज्ञान कहता है कि वो जरूर आएगा। अगर आने वाला आ जाए तो उसे बेदरेग अपने सीने से लगा लेना। ये खुद गरज और गुमराह दुनिया तुमसे तुम्हारे वारिस को छीनने की बहुत कोशिश करेगी, मगर तुम किसी के फरेब में ना जाना। मौजे खून भी सर से गुजर जाए तो खौफजदा ना होना कि बिल आखिर तुम्हारा वही वारिस तुम्हें निजात और सलामती के रास्ते पर ले जाएगा। आंखें खुली रखना और जिंदगी की राह गुजर को मुसलसल देखते रहना कि वो आने ही वाला है। यह कहते कहते महामंत्री विक्रम सिंह के चेहरे पर यादों का धुआं फैल गया था। अजियत और कर्ब की एक तुंद लहर थी जो दिल के किसी गोशे से उठकर पूरे वजूद पर मुहित हो गई थी। विक्रम सिंह ने बामुश्किल उन यादों से अपना दामन छुड़ाया, मगर लहजे की उदासी पर काबू ना पा सका। फिर सन्यासी आनंद पाल के कहने पर मैंने दूसरी शादी का इरादा मुलतवी कर दिया और तुम्हारी परवरिश इस अंदाज में करने लगा कि तुम औरत होते हुए भी मेरे नजदीक एक मर्द थी। ये तीरंदाजी, ये शमशीर जनी, ये शाह सवारी और सियासत की तालीम सन्यासी आनंद पाल की उसी हिदायत का नतीजा थी कि मैं तुम्हारी शक्ल में अपने खानदान के एक नए वारिस को देख रहा था। इस दौरान मैंने कई बार सन्यासी से उस वारिस के बारे में दरियाफ्त भी किया, मगर वो यही कहते रहे कि इंतजार करो, आने वाला एक दिन जरूर आएगा। फिर अचानक सन्यासी आनंद पाल राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के मातूब करार पा गए, इसलिए मेरा और उनका राब्ता टूट गया। बस एक रूह और दिल का ताल्लुक था जो कायम रहा। मैंने सोचा भी ना था कि एक दिन जिस्मानी फासलों के दरमियान जिंदा रहने वाला ये रिश्ता भी टूट जाएगा। सन्यासी से आखिरी चंद मुलाकातें हुई, मगर इस तरह के वो रियासत चितौड़ के कानून की नज़र में बदतरीन मुजरिम ठहरे थे। फिर सन्यासी इस तरह कत्ल कर दिए गए कि तमाम जफाकारों सितमगर अपने आप को आज तक बेकसूर समझते हैं। मैं ऐसी करबनाक फिजा में उनसे किस तरह सवाल करता कि मेरा वारिस कब आएगा। ये तो बड़ी वहशियाना खुद गर्जी होती, मगर आज मुझे यकीन आ गया है कि वो जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे चुके थे। कैसा जवाब? निर्मला कुमारी ने हैरान होकर पूछा। यही कि मेरे खानदान का वारिस मुझ तक पहुंच चुका है। विक्रम सिंह के लहजे में उसी मुसरत का रंग शामिल था जो एक बेऔलाद इंसान को बेटा मिल जाने के बाद हासिल होती है। कौन वारिस? निर्मला कुमारी की हैरत इंतहा को पहुंच चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी का सफीर अली आमिर आफरीदी। ये कहते कहते विक्रम सिंह का चेहरा जोश जज्बात से रोशन हो गया था। सन्यासी ने ठीक ही कहा था कि वो बड़े अजीब अंदाज से मुझ तक पहुंचेगा। विक्रम सिंह के चेहरे पर नजर आने वाली निशात रंग खुशी अचानक बुझ गई। कैसी गर्दिश वक्त है कि आने वाला आया भी तो किस तरह कि उसके पूरे जिस्म पर जख्मों की फसल उगी हुई है और आंखें बेनूर हो चुकी हैं। बाप के इजहार गम ने बेटी को भी उदास कर दिया। निर्मला अपने ख्यालात में गर्क बैठी रही और कमरे पर मौत का सन्नाटा तारी हो गया। फिर विक्रम सिंह की पुरसोज आवाज ने उस अलम अंगेज सन्नाटे के जिगर में शिगाफ डाल दिया। अब तुम दोनों ही मेरे वारिस हो। खुदा तुम्हें वक्त के तमाम हंगामों से,
फितना और शर से और दुश्मनों की दस्त दराजियों से महफूज रखे। ये कहते कहते विक्रम सिंह की पलकें भीगने लगी थी। मैं तो अपने वतन, अपनी जमीन चित्तौड़ के लिए भी यही दुआएं मांगता हूँ, मगर खुद यहाँ रहने वालों को एहसास नहीं कि उन पर कैसा दर्दनाक अजाब नाजिल होने वाला है। अजाब के जिक्र पर निर्मला चौंक उठी और इस्तफामिया नजरों से बाप की तरफ देखने लगी। हाँ, वो अजाब नाजिल होकर रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। विक्रम सिंह के लहजे में पोशीदा दर्द भी था और झलकता हुआ गुस्सा भी। सन्यासी आनंद पाल ने खम श्याम के मंदिर पर जो कुछ लिख दिया है वो जाहिर होकर रहेगा। फिर आप अपनी कौम को, अपनी धरती पर बसने वालों को वक्त से पहले खबरदार क्यों नहीं करते? निर्मला ने बाप से एहतजाज किया। आप उन्हें इस अजाब से बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते जो सन्यासी के बकौल अहले चित्तौड़ का मुकद्दर बन चुका है? निर्मला ने विक्रम सिंह से बड़ा अजीब सवाल किया था, जिसका जवाब देते वक्त महामंत्री शदीद जहनी कशमकश का शिकार नजर आ रहा था। हाँ, मैं जानता हूं कि इस अजाब का निशाना मेरे बुजुर्गों की सदियों पुरानी तहजीब है। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी जमीन, मेरे दरिया, मेरे खेत, मेरी मुमलिकत और वो तमाम चीजें जिनसे मेरी शनासाई है, सब की सब इस अजाब की लपेट में आने वाली है। मैं अपने हर ताल्लुक और हर निस्बत को उस आसमानी कहर से बचाना चाहता हूँ, मगर मेरी बात सुनने के लिए कोई आमादा नहीं होगा। क्या माई भानुमती ने राजा रतन सिंह को इस अजाब की इत्तला नहीं दी है? क्या सन्यासी आनंद पाल ने अपनी जान देकर उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? मगर सब के सब अंधे हैं, सारे के सारे बहरे हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ये अपनी नाक के सामने भी नहीं देख सकते, फिर मुस्तकबिल की दीवार के पीछे किस तरह देखेंगे जो फलादो आहन से बनाई गई है और जिसके पार गुजर जाने की सलाहियत हर आंख में नहीं होती। मैं इन्हें पुकारूंगा तो मेरी जबान भी काट देंगे। मेरी मासूम बेटी, दुनिया में अक्सरियत इन्हीं लोगों की है जो रोशन निशानियां देखने के बाद भी हकाइक की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। ये खुदा के लिए अपने सैकड़ों खुदाओं को नहीं छोड़ सकते। सन्यासी के कत्ल का मरसिया पढ़ने वाली स्याह आंधी ने चित्तौड़ को जेरो जबर करके रख दिया, मगर ये लोग उसे इत्तेफाक समझते रहे, सितारों के असरात कहकर सच्चाई से मुंह छुपाते रहे। यहाँ तो सब रामदेव के पुजारी है, झूठ, जुल्म और अंधेरों के परस्तार। मैं इनके दरमियान सच की शम्मा नहीं जला सकता। ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी के चिराग भी बुझा देंगे। विक्रम सिंह की आंखों में कर्ब और मजबूरी के आंसू थे। मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, लेकिन मैं आफरीदी को रानी पद्मनी के हवाले नहीं करूंगा, चाहे इस कशमकश और तसादुम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। विक्रम सिंह एक बार फिर इंतहाई जज्बाती नजर आने लगा था। निर्मला, मैं अपनी जिंदगी में आफरीदी को गुमराही और तशद्दुद की खुराक नहीं बनने दूंगा। सन्यासी आनंद पाल के रूहानी फर्जंद से अब मेरा भी एक अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मैं आफरीदी को इस तहखाने तक ले आया हूँ। ये वो तहखाना है जिसे राजा रतन सिंह की पूरी फौज मिलकर भी तलाश नहीं कर सकेगी। आफरीदी यहाँ अपनी माँ की आगोश की तरह महफूज है। उठो बेटी, आज मैं तुम्हें इस तहखाने का राज बता दूं, जो आफात व मसाइब के वक्त तुम्हारी आखिरी पनाहगाह होगी। ये कहकर महामंत्री उठा और निर्मला कुमारी को अपने पीछे आने का इशारा किया। निर्मला के दिलो दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। उसने सोचा भी न था कि जिंदगी में इस कदर बर्क रफ्तारी के साथ इतने पेचो खम आएंगे।